हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण घटक या यूँ कहें किसी वस्तु को या किसी वस्तु के उत्पादन को निर्धारित करने में जिस तत्व की जिस घटक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है पूर्ति। पूर्ति की अवधारणा या पूर्ति वक्र क्या होता है, पूर्ति वक्र किस प्रकार से कीमत के साथ संबंधित है और पूर्ति से किस प्रकार से किसी भी वस्तु की उत्पादन मात्रा का निर्धारण किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। पूर्ति बाजार का वह महत्वपूर्ण घटक होता है जिसके माध्यम से कोई भी फर्म, कोई भी उत्पादक, कोई भी विक्रेता अपनी वस्तु की कीमत के साथ उसका उत्पादन, इन दोनों को संबंधित करता है। ये पूर्ति वक्र इस चित्र में दिखाया गया है। पूर्ति वक्र हमें बता रहा है कि इस चित्र में OX अक्ष पर क्वांटिटी यानी उत्पादन मात्रा को लिया गया है और OY अक्ष पर कीमत को लिया गया है। तो पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ होता है, जो यह दिखाता है कि हमेशा कीमत और वस्तु की मात्रा में सीधा संबंध होता है। पूर्ति क्या होती है या पूर्ति हम किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु की बाजार में मांग की जाती है तो जिस व्यक्ति के या जिस फर्म के या जिस उद्योग के पास यह वस्तु होती है या जो फर्म या उद्योग जिस वस्तु का वो उत्पादन करता है, वह निश्चित ही लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को बाजार में विक्रय के लिए रखता है या बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करता है। ऐसा करने पर उसे उसके बदले लागत एवं लाभ मिलता है। अतः इसी तरह खरीदार जो होते हैं या जो क्रेता होते हैं को निश्चित मूल्य पर सामान या वस्तु बेचकर उसकी ज़रूरतों को पूरा करना ही पूर्ति कहलाती है। प्रोफेसर बेनहम ने पूर्ति की परिभाषा दी है या पूर्ति को उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि पूर्ति का आशय उस वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है जिसे प्रति इकाई मूल्य पर किसी निश्चित समय में बेचने के लिए विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात पूर्ति से आशय उस मात्रा से, उस वस्तु की मात्रा से होता है जिसकी कीमत निर्धारित होती है प्रति इकाई, और उस कीमत पर वह विक्रेता जो है बाजार में उसको बेचने के लिए क्रेता के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसे हम पूर्ति कहते हैं। पूर्ति की तालिका इसमें दिखाया गया है कि पूर्ति की तालिका क्या होती है, या जब कोई विक्रेता बाजार में विभिन्न चीज़ें या विभिन्न वस्तुएं बेचने के लिए उपलब्ध करवाता है तो वह विभिन्न दामों पर उस वस्तु की विभिन्न मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है। अतः पूर्ति तालिका उन सभी वस्तु की मात्रा की सूची होती है जिन्हें विक्रेता विभिन्न यानी अलग अलग मूल्यों पर बेचने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका को दिखाया गया है। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को हम देखते हैं तो इसमें संतरे की प्रति इकाई कीमत और संतरे की पूर्ति यानी उसकी मात्रा को दिखाया गया है। तो जहाँ पर हम बात करें कि यदि संतरे का मूल्य 1 रुपये के बराबर है तो बाजार में वह 50 इकाई के बराबर उपलब्ध है। तो जैसे जैसे संतरे की कीमत बढ़ती जाती है, 1 से लगाकर 5 तक होती जाती है, उसकी पूर्ति भी एक उत्पादक, एक विक्रेता बढ़ाता जाता है। यानी ये कहा जाए कि 1 रुपये मूल्य पर वस्तु की पूर्ति 50 इकाइयों के बराबर है। यदि मूल्य बढ़कर 2 रुपये हो जाता है
तो उसकी पूर्ति भी 60 इकाई के बराबर हो जाती है। इसी प्रकार मूल्य जैसे जैसे बढ़ता जाता है उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ बाजार पूर्ति तालिका की हम बात कर रहे हैं तो बाजार में अनेक विक्रेता होते हैं और किसी एक ही वस्तु की हम बात करें, यहाँ संतरे को ही हम लेते हैं, तो संतरे की जो मूल्य दिया गया है वो 1 रुपये पर प्रथम विक्रेता 50 इकाइयों के बराबर बेचता है। उसी प्रकार उसी मूल्य पर एक दूसरा विक्रेता 30 इकाइयाँ बेचता है और एक तीसरा विक्रेता जो है वो 130 इकाइयाँ पूर्ति की उपलब्ध करवाता है। इसका तात्पर्य ये है कि इन तीनों विक्रेताओं का उत्पादन में अंतर है, यानी कोई फर्म बहुत बड़ी होती है, कोई बहुत छोटी होती है, या ये कहें कि किसी फर्म को ज़्यादा लाभ होता है तो वो उसका उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ाती है। तो इन तीनों को मिलाकर बाजार की या बाजार में जो विक्रेता है वो तीनों मिलाकर 210 इकाइयों के बराबर पूर्ति की मात्रा उपलब्ध करवाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे बाजार में उपलब्ध वस्तु की या संतरे की इकाइयों की वृद्धि भी होती जाती है। तो इस चित्र के माध्यम से, इस तालिका के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि पूर्ति जो होती है वो मूल्य के साथ या कीमत के साथ उसका सीधा संबंध होता है। यहाँ पूर्ति वक्र को दिखाया गया है। पूर्ति वक्र किस प्रकार से बनता है, जैसे हमने व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को देखा उसी के आधार पर पूर्ति वक्र को यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर OX अक्ष पर, यानी जहाँ OX अक्ष है उस OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा को लिया गया है, यानी इकाइयों को लिया गया है, और OY अक्ष पर पूर्ति की कीमत को लिया गया है। तो जैसे जैसे पूर्ति 1 रुपये से 2 रुपये, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 उस वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एक उत्पादक जो है अपनी वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा बेचने के लिए बाजार में तैयार रहता है और वो अपनी पूर्ति बढ़ाता रहता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि एक उत्पादक को हमेशा अपनी वस्तु को बेचने पर उसको लाभ प्राप्त होना चाहिए, और जब तक लाभ नहीं होगा तब तक वह अपनी वस्तु की पूर्ति मार्केट में नहीं बढ़ाएगा। पूर्ति के नियम की बात करें तो जिस प्रकार से किसी वस्तु की कीमत और मांग का संबंध होता है उसी प्रकार उस वस्तु की पूर्ति और कीमत का संबंध होता है। तो ये मांग और पूर्ति ही मिलकर किसी वस्तु की कीमत तय करते हैं। किंतु यहाँ पूर्ति के नियम की हम बात कर रहे हैं तो पूर्ति के नियम में पूर्ति एवं कीमत का धनात्मक संबंध होता है। यानी धनात्मक संबंध से तात्पर्य यह होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस वस्तु को बेचने के लिए बाजार में उस वस्तु की पूर्ति की उपलब्ध मात्रा भी बढ़ती जाती है। या यूं कहें कि वस्तु की पूर्ति और वस्तु के मूल्य में सीधा संबंध होता है। यानी एक तरफ हम तालिका को देख रहे हैं और दूसरी तरफ पूर्ति के वक्र को यहाँ दिखाया गया है। तो पूर्ति का वक्र और तालिका एक दूसरे से संबंधित है, जो यह दिखा रही है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति या वस्तु की मात्रा में सीधा संबंध होता है। एक उत्पादक हमेशा अधिक कीमत पर अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यहाँ पर पूर्ति का संकुचन, पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का विस्तार, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी के अलग अलग रेखाचित्र दिखाए गए हैं। तो प्रथम रेखाचित्र की हम बात करें तो प्रथम रेखाचित्र में एक ऐसे पूर्ति वक्र को दिखाया गया है जो यह दिखा रहा है कि पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध है। यानी ये कहें कि पूर्ति में संकुचन को वो दिखा रहा है। संकुचन से तात्पर्य ये है कि इस वक्र में प्रथम जो रेखाचित्र है इसमें A से हम A तक आते हैं या A से B तक आते हैं तो पूर्ति घट रही है, यानी पूर्ति की मात्रा
कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि पूर्ति 12 से लेकर के 6 तक हो रही है। इसका तात्पर्य क्या हो रहा है कि कीमत पहले 12 रुपये थी, 12 रुपये पर एक उपभोक्ता जो है 12 इकाइयों को बेच रहा था या 12 इकाइयों की पूर्ति कर रहा था। यदि कीमत घट कर के 6 रुपये हो जाती है तो एक विक्रेता भी या उत्पादक भी अपनी वस्तु की पूर्ति कम करके 6 इकाइयों के बराबर कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कीमत में उतार चढ़ाव से या कीमत में कमी होने से जिस प्रकार पूर्ति की मात्रा में कमी होती है या संकुचन होता है, उसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। दूसरी तरफ पूर्ति का विस्तार इसका उल्टा होता है कि कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति यानी एक ही पूर्ति वक्र पर एक उपभोक्ता जो है वो आगे बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं पूर्ति का विस्तार। यानी 6 रुपये कीमत पर वो 6 वस्तुओं को या 6 इकाइयों को बेच रहा था बाजार में, या 6 इकाइयों के बराबर पूर्ति की मात्रा उपलब्ध करवा रहा था। यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 12 रुपये हो जाती है तो उसी वक्र पर वो बढ़ता हुआ 12 इकाइयों को बेचेगा। तो इसे पूर्ति का संकुचन और पूर्ति का विस्तार कहते हैं। दूसरी तरफ पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। वृद्धि और कमी का तात्पर्य ये होता है कि उसका वक्र परिवर्तित हो जाता है। यानी एक ही कीमत पर यदि यानी मान लिया जाए किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये के बराबर है और उसकी उपलब्ध मात्रा 6 इकाइयों के बराबर है, यदि कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है लेकिन पूर्ति बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये होता है कि यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है या कहें कि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा बहुत अत्यधिक ज़्यादा हो जाती है, तो उपभोक्ता उसको अधिक मात्रा में बेचने के लिए बाजार में प्रस्तुत करता है। इसे पूर्ति में वृद्धि कहा जाता है। पूर्ति में कमी यानी एक ही कीमत पर यदि पूर्ति वक्र SS1 से SS तक आ जाता है तो इसे हम कहते हैं पूर्ति में कमी। यानी किसी कारणवश किसी वस्तु की पूर्ति में अचानक कमी आ जाती है, यानी प्रोडक्शन यूनिट जो है या ये कहें कि उस फर्म में उत्पादन अचानक कम पड़ जाता है, या ये कहें कि कोई मशीन खराब हो गई जिसके कारण से उस वस्तु की जितनी कीमत के आधार पर वो पूर्ति को उपलब्ध करवा पा रहा था, इतनी एक विक्रेता या एक उत्पादक उतनी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट में उस वस्तु की कमी हो जाएगी। तो उसे हम कहेंगे पूर्ति में कमी होना। यानी ये मार्केट के आधार पर निर्धारित होती है पूर्ति में वृद्धि और कमी। अब पूर्ति को कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, या कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिनसे पूर्ति प्रभावित होती है? वस्तु का मूल्य, यानी हमने देखा कि किसी वस्तु का मूल्य और उसकी पूर्ति यानी पूर्ति की मात्रा में सीधा संबंध होता है। तो पूर्ति को हमेशा वस्तु का मूल्य प्रभावित करता है। यदि मूल्य बढ़ता है तो एक उत्पादक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए अपनी वस्तु का अधिक से अधिक उत्पादन करता है, पूर्ति की मात्रा बढ़ा देता है। इसका दूसरा पहलू ये भी होता है कि यदि किसी या ये कहें कि कोई एक उत्पादक पेन बना रहा है, तो उस पेन बनाने वाली अनेक फर्में हो सकती है, अनेक कंपनियां हो सकती है, सबकी अलग अलग उत्पादन मात्रा हो सकती है। तो यदि मान लिया जाए 2 ब्रांड के अलग अलग पेन है, किसी एक ब्रांड के पेन की कीमत 10 रुपये है और 10 रुपये पर वो 100 इकाइयों को बाजार में बेचता है। यदि किसी दूसरी कोई कंपनी है, उस कंपनी ने अपने पेन का मूल्य कम कर दिया या अपने पेन का मूल्य बढ़ा दिया, तो उसकी पूर्ति या उसको खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे, और जो प्रथम कंपनी थी या प्रथम फर्म थी उसके पेन की मांग बढ़ जाएगी, जिसके कारण भी उत्पादक जो है वो अपनी वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बाजार में बेचने के लिए तत्पर हो जाता है। दूसरी तरफ
या दूसरा पहलू हम कहें संबंधित वस्तुओं की कीमत, जो अभी मैं बात कर रहा था कि एक वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु की पूर्ति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कि यदि समान प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है और अलग अलग फर्मों द्वारा किया जा रहा है, तो यदि एक वस्तु की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है जबकि दूसरे वस्तु की कीमत कम है, तो ज़्यादा कीमत वाली वस्तु जो है मार्केट में कम बेचने के लिए तैयार हो पाती है, क्योंकि उसके खरीदार कम होते हैं। तो इसका भी प्रभाव पूर्ति पर पड़ता है। तीसरी, आधुनिक तकनीक, या यूं कहें कि मान लिया जाए दो फर्में हैं, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्थापित है और दूसरी एक बहुत पुरानी है। या ये कहें कि हाथ के द्वारा किसी वस्तु का, यह हथकरघा उद्योग है जो हाथ के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करती है और बाजार में बेचती है। उसकी लागत ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, और जब कीमत ज़्यादा होगी तो वो अपनी पूर्ति जो जिस प्रकार से वो बाजार में बेचने को लिए तैयार होता है, यदि उसका कॉम्पिटिटर कोई खड़ा होता है और आधुनिक मशीनों के द्वारा उसी वस्तु का निर्माण करता है तो कम कीमत पर भी वस्तु बेच सकता है। तो आधुनिक तकनीकों का भी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, यानी आधुनिक तकनीक भी पूर्ति को प्रभावित करती है। चौथी बात, कच्चे माल की कीमत। कच्चे माल यानी कोई वस्तु, मान लिया जाए कि हम बात करें चीनी की, तो चीनी को बनाने के लिए गन्ने का उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है, गन्ने की सप्लाई फर्म में किस प्रकार से हो रही है, इस बात पर निर्धारित होती है कि वो पूर्ति की मात्रा कितनी, या कितने वस्तुओं का या कितनी मात्रा का उत्पादन कोई फर्म कर सकती है। यदि किसी वर्ष में मानसून की कमी की वजह से बारिश कम होती है और गन्ने का उत्पादन घट जाता है, तो भले ही कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, फिर भी एक उत्पादक जो है वो अपनी पूर्ति को घटा देता है। क्यों घटा देता है? क्योंकि कच्चे माल की पूर्ति उस फर्म को नहीं हो पा रही है। या दूसरा उदाहरण रहे कि कोई भी एक मेज बनाने वाली कंपनी हुई, एक कुर्सी बनाने वाला कोई फर्म हुआ, यदि उसके यहाँ लकड़ी जो है, लकड़ी की कच्चे माल की उपलब्ध मात्रा कम हो जाती है, तो बाजार में वो जो है निर्मित वस्तु की मात्रा भी कम हो जाती है। दूसरी तरफ यदि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कच्चे माल की पूर्ति बढ़ जाती है, तो एक उत्पादक, एक फर्म ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा का उत्पादन करके बाजार में ज़्यादा पूर्ति सप्लाई करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि कच्चे माल की कीमत या कच्चे माल की मात्रा भी, यानी मात्रा और कीमत दोनों भी किसी भी पूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कच्चे माल की कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो एक उत्पादक जो है कम वस्तुओं का निर्माण करेगा, क्योंकि उसकी लागत बढ़ जाएगी, और जब लागत बढ़ती है और अधिक कीमत पर वो बेचने के लिए मार्केट में लाएगा, यदि वस्तु की मांग इतनी नहीं है तो उसकी जो वस्तु की मात्रा जो है वो बाजार में विक्रय नहीं हो पाएगी, और जब विक्रय नहीं हो पाएगी तो उसको किसी प्रकार से किसी भी लाभ नहीं हो पाएगा, और जब लाभ नहीं होगा तो उत्पादक जो है अपनी वस्तु की उत्पादन क्षमता कम कर देगा या उत्पादन की मात्रा को घटा देगा। तो कच्चे माल की कीमत भी पूर्ति को प्रभावित करती है। कृषि वस्तुएं, यानी कृषि वस्तुओं की जो बात करें, कृषि वस्तुओं की पूर्ति हमेशा फिक्स नहीं होती है, या किसी समय में यदि मानसून की अनुकूलता होती है और कृषि वस्तुओं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बाज़ार में उसकी उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी पूर्ति के नियम के अपवाद हैं, भले ही उसकी कीमत बढ़ती जाए फिर भी उस वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ भविष्य की संभावना, यानी ये कहा जाए कि पूर्ति का नियम ये कहता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में सीधा संबंध होता है, कि कीमत में वृद्धि होने पर भी उसकी मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है। किंतु भविष्य की ये संभावना है कि यदि किसी वस्तु की मात्रा या किसी वस्तु का उत्पादन कम हो गया है और लोगों ने ये अनुमान लगा लिया है कि इस वस्तु की जो है कीमत या इस वस्तु की मात्रा भविष्य में कम होने वाली है, या ये कहें कि मान लिया जाए आज बाज़ार में टमाटर की कमी है
और उपभोक्ता जब खरीदने जाता है तो उसको ज़्यादा कीमत पर वो खरीदता है। जब उसने ये अनुमान लगा लिया है कि भविष्य में आने वाले कुछ दिनों में टमाटर की और ज़्यादा कमी होगी बाज़ार में, तो वो अधिक मात्रा खरीदने के लिए तैयार होगा। और जब अधिक मात्रा खरीदने के लिए तैयार होगा तो एक उत्पादक जो है अपनी पूर्ति को तुरंत नहीं बढ़ा सकता। तो ये भी एक अपवाद है। दुर्लभ वस्तुएं होती है, वो भी दुर्लभ वस्तुएं कम होती है लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हीरे की हम बात करें तो हीरा एक दुर्लभ वस्तु है, यानी हीरे की कितनी ही कीमत बढ़ जाए लेकिन उसकी मात्रा को उस कीमत के अनुरूप नहीं बढ़ा सकते। या ये कहें कि हीरे की मात्रा और हीरे की कीमत में किसी प्रकार का विपरीत सीधा संबंध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो दुर्लभ वस्तु है जो नहीं पाई जाती है। जब दुर्लभ वस्तुओं के संबंध में भी पूर्ति का नियम काम नहीं करता है, तो कृषि वस्तुओं के संबंध में पूर्ति का नियम एक अपवाद के स्वरूप काम करता है। भविष्य की संभावना जो होती है उसमें पूर्ति का नियम अपवाद स्वरूप काम करता है। दुर्लभ वस्तुओं के संदर्भ में भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। तो ये कुछ कंडीशन होती है जिस पर ही पूर्ति का नियम लागू होता है। या यूँ कहे कि अर्थशास्त्र का कोई भी नियम कब लागू होगा? जब अन्य बातें समान रहें। अन्य बातों से तात्पर्य कि किसी प्रकार का किसी अन्य वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होना, संबंधित वस्तु की कोई स्थापन वस्तु जो है मार्केट में उपलब्ध ना होना। ये ऐसे बहुत सारे अन्य तत्व होते हैं जिनके आधार पर किसी भी वस्तु की पूर्ति का नियम काम करता है। तो अर्थशास्त्र के तमाम नियम जो होते हैं वो पूर्ति की वो अन्य बातें समान रहने पर, यानी कंडीशन जब तक लागू नहीं होगी तब तक कोई भी नियम काम नहीं करेगा। चूँकि आज हमने बात करी पूर्ति के नियम की, पूर्ति क्या होती है, पूर्ति वक्र किस प्रकार से होता है, तो जिस प्रकार से बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारण में मांग तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी प्रकार से बाजार में पूर्ति तत्व की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जहाँ पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो इन्हीं तत्वों के आधार पर कीमत निर्धारित की जाती है। चूँकि हमने पूर्ति यानी एक पक्ष को लिया है, इस पूर्ति पक्ष उत्पादक के लिए महत्वपूर्ण तत्व होता है और मांग पक्ष उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो उत्पादक की दृष्टि से पूर्ति महत्वपूर्ण है जबकि उपभोक्ता की दृष्टि से मांग महत्वपूर्ण होता है।